जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, इस वीडियो में आपने एंट्री की है तो ये माना जा सकता है कि वर्दी आप लेना चाहते हो 2024 में, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने के इस बार अपने बदन पर साथियों वर्दी आप लेना चाहते हो। और अगर वाकई में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, वर्दी अपनी लेना चाहते हो, तो ये एक ऐसा मॉडल पेपर साथियों मैंने आपके लिए तैयार किया है जिसको अगर आप देख लेते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों चारों विषयों का यहां पर संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। सबसे पहले हिंदी के 37 क्वेश्चन, उसके बाद सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, उसके बाद साथियों मैथ और रीजनिंग को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं साथियों इस बार सिलेक्शन लेना तो हिंदी के प्रश्नों को देखिएगा और बताइएगा कितना स्कोर आपका रहा। चलिए, तो अब साथियों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आलोक का विपरीतार्थक क्या होता है, यानी कि आलोक का विलोम क्या होता है, बताइए। देखिए, आलोक का मतलब होता है उजाला और उजाले का विलोम क्या होता है साथियों, अंधेरा होता है। तो यहां पर अंधेरा कहां पर लिखा हुआ है, या अंधेरा कह लो या अंधकार कह लो साथियों, आंसर कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बताइए। देखिए, पेड़ की अगर बात करें तो आपने भी सुना होगा पेड़ को पादप भी कहते हैं, पेड़ को द्रुम भी कहते हैं और पेड़ को विटप भी कहते हैं। इसलिए सही जवाब अगर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए एक मुहावरा आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। कई बार हम कहते भी हैं सामने वाले से कि तुम्हारे अक्ल पर तो बिल्कुल पत्थर पड़ चुके हैं, यानी कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो चुकी है साथियों। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की मानक भाषा कही जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। या उस क्षेत्र की उपमानक भाषा कहलाई जाती है, मैं कहूंगा नहीं, मातृभाषा कही जाती है। बिल्कुल साथियों, देखिए जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो वहां पर रह रहे हैं एक तरीके से, वही भाषा आप भी बोलोगे उस क्षेत्र में, तो वो क्या कहलाई जाएगी साथियों, उस क्षेत्र की मातृभाषा कही जाएगी। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इतना आपको तैयार कर दूंगा, इतना मजबूत, इतना पुख्ता आपकी तैयारी साथियों कर दूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम को क्रैक करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाए। इतनी मैं आपको हिंदी पढ़ा दूंगा, इतनी मैथ और रीजनिंग में आपको स्ट्रांग बना दूंगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो भी साथियों क्लासेस हैं उनको देखना है यूपी पुलिस की। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। 5वें नंबर का प्रश्न कहता है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी, तो भाव इसमें कहां पर नजर आ रहा है, भाव तो सिर्फ और सिर्फ घृणा में नजर आ रहा है, तो इसी में साथियों भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए पितृ आकृति की अगर बात करते हैं, पितराकृति की अगर बात करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए पितृधन आकृति यहां पर लिखा हुआ है और यही इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अंत में विसर्ग है ना, तो यहां पर भी साथियों विसर्ग आएगा। किस विकल्प में मुहावरे का भाव अर्थ सही है, यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 4 मुहावरे आपके सामने हैं साथियों, 4 मुहावरे आपके सामने हैं, इसमें से किसी एक मुहावरे का ही अर्थ सही होगा और 3 के गलत होंगे। तो वो कौन कौन से 3 है देख लीजिए। पेट पर लात मारना, यानी कि क्या बुरी तरह पीटना, नहीं। पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, नहीं साथियों, ये दोनों गलत हो जाएंगे। बगले झांकना, क्या इधर उधर देखकर चलना, नहीं। नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, साथियों ये बिल्कुल, इसका अर्थ बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी कि ये मुहावरे का अर्थ जो बनता है वो ये बनता है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऊपर वाले तीनों में कुछ ना कुछ साथियों दिक्कत लग रही थी, कुछ ना कुछ मिस्टेक थी। उसके बाद देखिए आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। तो आंखों में धूल झोंकने में कुशल है, ये जो रेखांकित है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, धोखा देना या उपद्रव करना या मान न देना या घमंड दिखाना। तो साथियों मैं कह सकता हूं धोखा देना इसका सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहां वहां भीतर और बाहर कौन से क्रिया विशेषण हैं, मुझे ये बताइए। यहां वहां के द्वारा ये शब्द जो है ना, इसके द्वारा समय बताया जा रहा है, तो नहीं, समय भी नहीं बताया जा रहा है। क्या दिशा बताई जा रही है, दिशा भी नहीं बताई जा रही। क्या अवधि बताई जा रही, नहीं। स्थिति बताई जा रही है कि भाई मान लीजिए पेन वहां पर रखा हुआ है कि कबर्ड के भीतर पेन रखा हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। तो स्थिति बताई जा रही है, इसलिए साथियों क्रिया विशेषण जो है वो स्थिति की अगर बात करें, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। जिनका भी आंसर यहां पर, जिन लोगों ने भी बी का चयन किया था तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द सही शब्द नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए।
देखिए आदि का विलोम तो अंत होता है, ये बिल्कुल विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है और आहूत का विलोम अनाहूत होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अपमान की अगर बात करें, अपमान का विलोम साथियों सम्मान होता है, उपमान नहीं होता है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कि 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उसको ही आपको बताना है। 8 बजने को 10 मिनट है, ऐसे कौन बोलता है भाई 8 बजने को 10 मिनट है। 8 बजने के 10 मिनट ऐसे भी नहीं बोला जाता, 8 बजने में 10 मिनट है, ये बिल्कुल साथियों सही है। यानी कि जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ वैसे साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगर रस की बात करें, छंद की बात करें, देखिए रस की जब हम बात करते हैं ना, तो जो पंक्तियां होती हैं, पंक्तियां वो खुद बताती हैं कि मेरे में इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो बस आपको पढ़ने का तरीका मालूम आना चाहिए। देखिए अब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो हमें बता देगा कि इसमें वीर रस है, अद्भुत रस है, वात्सल्य रस है या भयानक रस है। यहां पर अगर बात करें, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग। यहां पर एक शब्द लिखा है चकित, आश्चर्यचकित हो जाना। तो इसका संबंध किससे एकदम चकित हो जाना साथियों, तो मैं कहूंगा अद्भुत रस से इसका संबंध है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बहुत खून खच्चर जैसी बातें होती कि चीर दूंगा फाड़ दूंगा इस टाइप से बात होती तो वहां पर भयानक रस होता। मां और बेटे के प्रति अगर प्रेम की भावना वहां पर दिख रही होती तो वात्सल्य रस होता। अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच के साथियों प्रेम की बात चल रही होती तो वहां पर श्रृंगार रस होता। अगर वीरों जैसी बातें वहां पर चल रही होती तो वीर रस होता वहां पर। ये चारों पॉइंट एक बार आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चिरायु शब्द में उपसर्ग कौन सा है बताइए। इसकी संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो चिरधन आयु निकलता है। उपसर्ग पूछा है तो चिर आपका उपसर्ग हो जाएगा, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। घूमने फिरने वाला साधु ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द साथियों क्या होगा बताइए। तो उसको क्या कहा जाता है, परिव्राजक कहा जाता है साथियों घूमने फिरने वाले साधु को। हम नवीन भारत के सैनिक हैं, इस वाक्य में विशेष आपको बताना है कौन सा। देखिए 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं साथियों, एक होता है विशेष और एक होता है विशेषण और एक होता है प्रविशेषण। यहां पर अगर बात करें, मान लीजिए मैंने लिखा साथियों, क्या मैंने लिखा मोटा आदमी, बहुत ध्यान से समझिएगा, या मैंने अगर बात करें तो बहुत मोटा आदमी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, एक तो मैंने यहां पर लिख लिया बहुत, और मैंने यहां पर साथियों लिख लिया मोटा, और मैंने यहां पर लिख लिया शॉर्ट में आदमी। अब देखिए किसके बारे में बताया जा रहा है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इस आदमी की विशेषता शब्द की बताई जा रही है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों विशेष्य हो जाएगा। यानी कि जिसके बारे में बताया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो आपका विशेष्य शब्द होता है। ठीक है ना। अब यहां पर किसके बारे में बताया जा रहा है, नवीन भारत के बारे में बताया जा रहा है कि हम नवीन भारत के सैनिक हैं। तो भारत कैसा शब्द हो जाएगा, एक आपका विशेष्य शब्द हो जाएगा। तो यही तो पूछा गया था विशेष्य क्या है, तो साथियों भारत आपका एक विशेष्य शब्द है। अब दूसरा देखिए, ये मोटा यानी कि जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिसके मोटे शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है ना आदमी की, तो ये आपका विशेषण शब्द हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर अगर पूछता कि नवीन कैसा शब्द है, नवीन, तो नवीन आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। अगर पूछा, अगर आप मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि ये बहुत शब्द क्या है, यानी कि जो विशेषता शब्द बता रहा है ना, उस शब्द की भी विशेषता अगर कोई शब्द बता रहा है तो वो आपका प्रविशेषण कहलाया जाता है। यानी कि ये वाला आपका विषय प्रविशेषण हो जाएगा, ये वाला आपका विशेषण शब्द हो जाएगा, और ये आपका विशेष शब्द हो जाएगी। ये 3 शब्द आपको साथियों जरूर मालूम होने चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा बताइए। जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले साथियों उसको क्या उत्तराधिकारी कहते हैं, जिम्मेदारी कहते हैं, उत्तराधिकारी कहते हैं, उत्तरदायी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों इसके लिए सबसे उपयुक्त उत्तर जो होगा वो उत्तरदायी होगा। इसलिए आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से शुद्ध वाक्य छाटिए, यानी कि 4 वाक्य आपके सामने हैं, शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। गुरु जी के चरणों में उसने सिर झुकाया, गुरु जी के चरणों में उसने सिर झुकाया, या उसने सिर झुकाया गुरु जी के चरणों में, तो क्रम सही नहीं है। सिर झुकाया उसने गुरु जी के चरणों में, यह भी सही नहीं है। उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया, ये आपका साथियों बिल्कुल सही वाक्य कुल मिला के हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि तमोगुण का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा बताइए। देखिए तमोगुण का संधि विच्छेद जो होगा वो तमाधन गुण होगा। और अगर पूछे कि तमो गुण में कौन सी संधि है साथियों, तो इसमें विसर्ग संधि है, यह पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उस क्रिया को क्या कहेंगे, तो उसको तो साथियों अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए
उसके बाद देखिए इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है बताइए। चलिए, व्यंजन संबंधी अशुद्धि है यानी कि एक तरीके से अगर बात करें तो देखिए सारांश की अगर बात करें ये हो गया, सज्जन की अगर बात करें बिल्कुल, पर्याय की अगर बात करें बिल्कुल, लेकिन वागीश की अगर बात करें तो साथियों यहां पर अगर बात करें वागीश होना चाहिए था। क्या होना चाहिए साथियों? वागीश यहां पर कुल मिलाकर होना चाहिए था। अब उसके बाद देखिए किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है बताइए। तो देखिए महात्मा में भी कर्मधारय समास है, काला सांप में भी कर्मधारय समास है और नीलकमल में भी कर्मधारय समास है, लेकिन गजानन में साथियों नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, क्योंकि इसमें साथियों बहुव्रीहि समास है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से विशेषण आपको बताना है बताइए। यानी कि मैंने आपको बताया था ना साथियों कि मोटा आदमी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, मोटा आदमी यानी कि जो किसी की विशेषता बता दे शब्द उसको विशेषण कहा जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी चीज को आपको देखना हो ना कि वो विशेषण शब्द है या नहीं है, तो मैं कह सकता हूं साथियों उसको पढ़ो एक तरीके से। भलाई ये विशेषता किसी की नहीं हो सकती, मिठास भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक इसमें एक भाव नजर आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा मान लीजिए कह सकते हैं कि थोड़ा दूध दो तो ये दूध की विशेषता बता रहे हैं ना। थोड़ा पनीर दो तो ये पनीर की विशेषता एक तरीके से बता रहा है ना, ठीक है। थोड़ा पानी दो, पानी की विशेषता बता रहा है। तो कुल मिला के आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। किसी से कोई संबंध न रखना। कुछ लोग साथियों ऐसे भी होते हैं जो किसी से कुछ संबंध न रखते हैं, इस लोकोक्ति में निहित है बताइए। यानी कि ढोल में पोल नहीं, ढाक के तीन पात नहीं, यथा राजा तथा प्रजा नहीं, लेना एक ना देना दो। मैं कह सकता हूं साथियों किसी से कोई संबंध न रखना, यानी कि लेना एक ना देना दो। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर नाम का एक उपन्यास है और इस उपन्यास के रचयिता कौन है, यह आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो विष्णु प्रभाकर का नाम आपको साथियों मालूम होना चाहिए, यही अर्धनारीश्वर नाम के उपन्यास के लेखक हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो ये तो मुक्ति बोध की रचना है, यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है साथियों, चांद का मुंह टेढ़ा। उसके बाद देखिए धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। यानी कि धाम को साथियों क्या क्या कहा जा सकता है? धाम को हम लोग घर कहते हैं, शरीर कहते हैं, लेकिन पृथ्वी नहीं कहते, घर कहते हैं, शरीर कहते हैं और देवस्थान कहते हैं। तो कुल मिला के सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। घर में शाम से मोटा कोई नहीं है, इसमें वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि ये कैसा वाक्य है बताइए? निषेधवाचक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, या विधिवाचक है, या प्रश्नवाचक है? अगर बात करें किसी भी दुनिया के वाक्य में अगर नहीं शब्द आ जाता है तो वो आपका साथियों निषेधवाचक निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपने पढ़े होंगे बचपन में नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य ही कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अनिर्वचनीय की अगर बात करते हैं, यानी कि अनिर्वचनीय शब्द का मतलब क्या होता है साथियों बताइए? जो ना बोला गया हो, जो वंचन ना दिया हो, या जो एक तरीके से बात करें जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सकता है। बिल्कुल साथियों, ठीक है, अनिर्वचनीय का मतलब होता है जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सकता हो उसको अनिर्वचनीय कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लड़का प्लस पन से बने विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। यानी कि अगर इनकी संधि की अगर बात करें तो क्या शब्द बनेगा? लड़कपन बनेगा। और अगर बात करते हैं ना साथियों कुल मिला के आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए कि माता पिता में कौन सा समास है? देखिए कभी भी साथियों दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है बताइए? तो इनमें से कौन सी रचना साथियों जो आपका बूढ़ा चांद रचना है ना, ये किसकी है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। आंसर आपका सी के साथ हो जाता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है, कौन से शब्द की वर्तनी आपको बिल्कुल सही लग रही साथियों बताइए? देखिए अगर बात करें यहां पर ये भी नहीं सही लिखा हुआ है, ये भी गलत है। प्रादुर्भाव साथियों बिल्कुल सही लिखा हुआ। अब सही लिखा हुआ है तो यही आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है बताइए? तो बहुब्रीहि समास की अगर बात करें चतुरानन जो शब्द है ना, इसमें साथियों बहुब्रीहि समास है। बाकी में साथियों द्विगु समास इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जिस क्रिया के दो कर्म हो, क्या जिस क्रिया के दो कर्म हो उसको क्या कहा जाएगा? तो जाहिर सी बात है उसको द्विकर्मक क्रिया कहा जाएगा। ठीक है ना, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं ना उसको द्विकर्मक क्रिया कहा जाएगा।
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि किसमें साथियों भाववाचक संज्ञा नहीं है। चढ़ाई की अगर बात करें भाववाचक संज्ञा, कढ़ाई की अगर साथियों बात करें तो भाववाचक संज्ञा है, और लड़ाई की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जमाई शब्द में साथियों भाववाचक नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठन ठन गोपाल ये एक मुहावरा है, और इसका मतलब साथियों क्या होता है, बेकार, समय आने पर मुकर जाना, धनवान या कंगाल। तो मैं कहूंगा साथियों कंगाल इसका मतलब होता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो अब साथियों आपके सामान्य ज्ञान जीके जीएस के यहां से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो देखिएगा हिंदी में कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, और अब देखिएगा सामान्य ज्ञान के इन प्रश्नों में से कितने क्वेश्चंस आप लोग ठीक कर पा रहे हैं। और उसके बाद बहुत दमदार मैथ के और बहुत दमदार रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप वाकई में साथियों एग्जाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं, कट ऑफ में ना लाना चाहते हैं, कट ऑफ में साथियों नाम लाना चाहते हैं, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने सभी विषयों को साथियों मजबूत कीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है साथियों, तो प्रकाश वर्ष तो देखिए जो बहुत लंबी लंबी दूरियां होती हैं, बहुत दूर दूर दूरियां होती हैं, उन दूरियों को अगर हमें मापा जाना चाहिए, मापा जाना होता है, तो साथियों उनको हम प्रकाश वर्ष के द्वारा मापते हैं। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है, तो साथियों किस राजा से संबंधित है, कृष्णदेव राय से संबंधित है। आंसर आपका डी के साथ। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा साथियों बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये तो जॉर्ज यूल ने की थी। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी जीके तो बनती है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे साथियों देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की अगर बात करें तो ये कब शुरू की गई थी, तो 1976 में शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम साथियों ये कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है साथियों, सोनभद्र में स्थित है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो फुलहर झील साथियों कहां पर स्थित है, फुलहर झील साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी साथियों, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। इनमें से कौन सी आलू की किस्म है साथियों, बताइए। अगर बात करें देखिए जो आपका कुफरी चंद्रमुखी होता है ये भी एक आलू की किस्म है, कुफरी चिपसोना वन होता है ये भी आलू की किस्म है, और कुफरी लालिमा जो है ना ये भी एक आलू की किस्म है। तो मैं कहूंगा साथियों आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आया या तो ये डिक्टो क्वेश्चन आ जाए, या साथियों इसमें से एक ऑप्शन दे दे आलू की किस्म, बाकी सारे किसी और चीजों की किस्म दे देंगे। उसके बाद देखिए कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी है, बताइए। तो कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना साथियों कौन सी है, तो नमी योजना है, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका सी के साथ। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। रबी की फसल की अगर बात करें तो ये कब बनकर तैयार होती है, यानी कि इसकी समाप्ति साथियों कब होती है, बताइए। तो इसकी समाप्ति का समय क्या है साथियों, मार्च अप्रैल इसकी समाप्ति का समय है। आलू के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश करता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, बताइए। तो वो बारदोली सत्याग्रह जो था ना, बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। उसके बाद देखिए मोपला विद्रोह किससे संबंधित है, बताइए। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मोपला विद्रोह की अगर बात करें तो बंगाल के मुस्लिम से, गुजरात के हिंदुओं से, या मालाबार तट यानी कि केरल के मुस्लिम किसानों से संबंधित है। तो मैं कहूंगा साथियों आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना किस राज्य की योजना है, तो यह भी साथियों योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्रथम ऑनलाइन पशु गणना साथियों कौन सी की, बताइए। चलिए देखिए आपको ध्यान रखना है जो पहली ऑनलाइन पशु गणना साथियों है ना, वो ये आपकी 20वीं हुई थी। प्रथम
ऑनलाइन पशु गणना कौन सी पशु गणना है, तो 20वीं है साथियों, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। पहले तो एक तरीके से अगर बात करें ऑफलाइन पशु गणना हुआ करती थी, लेकिन जब पहली ऑनलाइन तरीके से पशु गणना हुई ना, तो ये कौन सी हुई, यानी कि इससे पहले 19 जो गणनाएं है ना पशु गणना, ये ऑफलाइन हुई थी, लेकिन 20वें नंबर की जो पशु गणना हुई इसको ऑनलाइन कर दिया गया। तो ये साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने लगा। तो कुल मिला के जो मैंने आपको बताया है वो आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना है। मानव के द्वारा इसमें से सबसे पहला अनाज कौन सा था जो इस्तेमाल किया गया था, तो सबसे पहले तो साथियों जौ का इस्तेमाल किया गया था। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत साथियों कौन सा है बताइए, तो नलकूप है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका बी के साथ। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर की अगर बात करें तो मिर्जा गालिब का नाम साथियों आपने जरूर सुना होगा। तो मिर्जा गालिब का मूल निवास कहां था साथियों बताइए। चलिए, तो इनका संबंध साथियों आगरा से था। कहां से था इनका संबंध? आगरा से था। आंसर आपका सी के साथ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो साथियों हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर यहां पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी का चयन किया था बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो साथियों इनका जिक्र कहां पर है? भाग 9 में है। और आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, भाग 9 के काम में है, ठीक है ना। तो आंसर यहां पर जिनका है सी तो बिल्कुल करेक्ट है। कृषक दिवस की अगर बात करें या बात करें किसान दिवस की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है, तो ये तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कह लो या कृषक दिवस कह लो। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे साथियों बताइए, तो उस समय साथियों लॉर्ड क्लाइव अगर बात करें तो उस समय नवाब थे। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की आपसे पूछी जा रही है, खोज किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की या ब्लड ग्रुप्स की साथियों खोज की गई थी। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों समसपुर पक्षी विहार ये कहां पर स्थित है? डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कहां पर स्थित है। रायबरेली, रायबरेली आपको बता देना है। कौन से वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था बताइए। तो अगर बात करें साथियों देखिए 1955 में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। एक साल बाद लगभग उसके 2 जून 1956 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई साथियों? मैं आपको कई बार बता चुका हूं 1911। फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है बताइए, यानी कि कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मैं कहूंगा साथियों इसका राइट आंसर आपका जो जाएगा वो मटर के साथ जाएगा। किसके साथ? मटर जो है ना, आपको ध्यान रखिए साथियों मटर फसल जो है ये मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। देश है और उसकी राजधानी है बताइए। देखिए युगांडा की राजधानी तो कंपाला है, बिल्कुल सही। उरुग्वे की राजधानी साथियों मोंटेविडियो है, बिल्कुल सही। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, लुसाका नहीं है। और तुर्की की राजधानी अंकारा है। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि सी वाला ही साथियों सुमेलित नहीं है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्ण किसमें है, यानी कि कौन से भाग में है साथियों बताइए। तो किसमें है, कौन से भाग में? आप लोग ध्यान रखेंगे भाग 10 में है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से साथियों लिया गया है, तो ये तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आंसर आपका ए के साथ। प्रदेश है और उसके बाद साथियों कुछ दर्रे हैं बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए लिपुलेख दर्रे की अगर बात करें तो ये तो उत्तराखंड में, बिल्कुल सही। नाथुला दर्रा की अगर बात करें सिक्किम में है। और बोमडिला दर्रे की बात करें साथियों अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन इन दोनों का आपस में संबंध नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये कहां पर है बताइए। तो ये तो हरियाणा के करनाल में। कहां पर है? हरियाणा के करनाल में। आंसर आपका बी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताने की कोशिश करेंगे बताइए। देखिए गंगा नदी की अगर बात करें तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सतलुज नदी की अगर बात करें तो ये मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन कृष्णा नदी साथियों मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। और घाघरा नदी साथियों मत्सासुंग हिमानी से निकलती है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है बताइए। ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको लगाना है साथियों पाकिस्तान। आंसर आपका बी के साथ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें, इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? तो 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आंसर आपका सी के साथ। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, यानी कि हाई कोर्ट भारत में कुल मिलाकर कितने हैं? तो 25 हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, तो अब साथियों आपके सामने रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन साथियों शुरू हो चुके हैं और रीजनिंग का साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ते को, बिल्ली को और पालतू पशुओं को सही संबंध को निरूपित करती है, बताइए। देखिए, पालतू पशु के अंतर्गत ही ये कुत्ता भी आते हैं और बिल्ली भी आते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं साथियों जो पालतू पशु भी हैं, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो बाहर घूमने वाले होते हैं, एक तरीके से जंगली भी हम लोग कह सकते हैं, और कुछ बिल्लियां भी ऐसे ही होती हैं, कुछ पालतू होती हैं, कुछ पालतू नहीं होती हैं। तो ये साथियों क्या हो जाएंगी, आपका पालतू पशु के अंतर्गत आ जाएगा। ये हम बना लेते हैं साथियों कुत्ते का, यानी कि अगर बात करें आधे कुत्ते जो हैं, आधे कुत्ते होंगे पालतू और आधे कुत्ते पालतू नहीं होंगे। उसी प्रकार बिल्लियां भी ऐसा ही होती हैं साथियों, आधी बिल्लियां हो जाएंगी आपकी पालतू और आधी बिल्लियां हो जाएंगी पालतू नहीं। तो कुल मिला के साथियों ऐसा आपको आरेख कहां पर आपको नजर आ रहा है साथियों, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें किसी वर्ष जो अधिवर्ष ना हो, इसका पहला दिन, यानी कि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, यानी कि 1 जनवरी को। अरे भाई, किसी वर्ष का पहला दिन कहा गया है, यानी कि 1 जनवरी की तो बात की जा रही है। कहा गया है कि 1 जनवरी को कौन सा दिन है? 1 जनवरी को भाई शुक्रवार है, ठीक है। तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, यानी कि 31 दिसंबर का यहां पर पूछा गया है। 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए, अगर अधिवर्ष नहीं है, अगर लीप वर्ष नहीं है, अगर साधारण वर्ष है साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो वर्ष का पहला दिन होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होगा, यानी कि 1 जनवरी को भी शुक्रवार होगा और 31 दिसंबर को भी साथियों शुक्रवार होता। अगर यहां पर कहा जाता कि एक वर्ष है जो कि अधिवर्ष है, तो क्या होता? या एक ऐसा दिन बोला जाता कि जो एक वर्ष है जो लीप वर्ष है, तो साथियों जो यहां पर 1 जनवरी को दिन होता ना, उससे एक बढ़ाकर यहां पर दिन होता। अगर 1 जनवरी को शुक्रवार होता ना, तो यहां पर साथियों शनिवार होता। तो अगर साथियों साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी 31 दिसंबर को सेम दिन होगा। अगर अधिवर्ष है या लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को जो दिन होगा उसके अगला दिन साथियों 31 दिसंबर को होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सारा कुछ मैंने आपके सामने यहां पर क्लियर कर दिया। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों कि पांचवी, क्या 5 पक्षी, कौवा है, 5 पक्षी, अच्छा कौवा है, ठीक है, कबूतर है, छोटा कबूतर है, बड़ा कौवा है और गरुड़ है, ये 5 पक्षी हैं। ये एक पेड़ की साथियों कहां पर बैठे हैं? एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। अच्छा, एक के बाद एक उड़ते हैं, ये कहा गया है। तो देख लेते हैं साथियों, इसको भी हम लोग क्या कहा गया, 5 पक्षी हैं। कहा गया है कि बड़ा कौवा जो है ना वो कौवा के बाद है, तो साथियों बड़ा कौवा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका साथियों यहाँ पर बड़ा कौवा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि बड़ा कौवा जो है वो कौवा के बाद है, ठीक है, वो कौवा के बाद हो जाएगा, कौवा, ठीक है, कौवा के बाद हो जाएगा। उसके बाद लिखा हो मगर गरुड़ से आगे है, ठीक है, गरुड़ से आगे है तो गरुड़ इसके पीछे हो जाएगा, गरुड़ इसके पीछे हो जाएगा साथियों। और कबूतर जो है वो कौवे और बड़े कौवे के बीच में है, यानी कि कबूतर कहां पर होगा? कबूतर इनके बीच में होगा, कबूतर यहां पर साथियों मैंने बना लिया। उसके बाद कहा गया है कि छोटा कबूतर कौवे के आगे है, छोटा कबूतर कौवे के आगे है, तो छोटा कबूतर साथियों यहां पर आपका हो जाएगा, छोटा कबूतर आपका यहां पर हो जाएगा। सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? तो सबसे पीछे साथियों गरुड़ है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो गरुड़ के साथ जाएगा। और गरुड़ कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, देखिए क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ में साथियों जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से लेंथी टाइप के होते हैं। उनमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में साथियों वो डरावने लगते हैं, लेकिन अगर इनको बहुत आसानी से समझा जाए, शांत माइंड करके समझा जाए, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर बहुत हार्ड नहीं हो सकता है, मैं कह सकता हूं। हिंदी अच्छी कर दो, रीजनिंग अच्छी कर दो, बाकी मैथ की अगर बात करें, मैथ थोड़ी बहुत ठीक ठाक कर दो, सिलेक्शन इसमें बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, देखिए 6 गुणा 4 गुणा 3 को कैसे लिख सकते हैं? 4 3 6 लिख सकते हैं, यानी क्या 436 है। उसके बाद है 6 गुणा 9 गुणा 8 को क्या लिख सकते हैं? 986 लिख सकते हैं। तो 8 गुणा 4 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह को साथियों क्या लिखा जा सकता है? वो तो पता है कि क्या लिखा जा सकता है, लेकिन यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। देखिए
जब सभी नंबरों को हमने पढ़ा तो हमने ये पाया कि यहां पर जो नंबर लग रहा है ना वही यहां पर नंबर लग रहे हैं। बस क्या है, पहले ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया। उसी प्रकार यहां पर भी पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ऐसे ही साथियों पहला ये होगा, ठीक, सॉरी सॉरी, पहला ये होगा, पहला हो गया, दूसरा ये होगा, दूसरा यहां पर ये हो गया, यानी कि यहां पर 6 आएगा और तीसरा 8 होगा। तो कुल मिला के साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 6 आएगा और 6 कौन से ऑप्शन में है? 6 तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यदि कोट भाषा में KINDLE को ELDNIK लिखा जाता है तो EXOTIC को साथियों क्या लिखा जाएगा? ये आपसे कुल मिलाकर यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए लेटर पोजीशन, जैसे कि K आपका जो होता है वो 11 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, D 4 पर होता है, L 12 पर होता है, E 5 पर होता है। उसी प्रकार E अगर बात करें तो E साथियों 5 पर होता है, ठीक है ना। और L के, अच्छा यहां पर एक चीज मुझे समझ में आ रही है, मुझे यहां पर ये समझ में आई कि अंत देखिए E है, L है, D है, और यहां पर देखिए E है, L है, D है, उसके बाद N है, I है, K है, उसके बाद N है, I है, K है। तो कुछ नहीं करना है साथियों, अंत वाला लेटर सबसे पहले, उसके बाद ये वाला लेटर, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ऐसा साथियों आप कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? ऐसा तो आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि अगर पश्चिम को साथियों उत्तर पूर्व कहा जा सकता है तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको साथियों जो आपका दिशाओं का ज्ञान दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो दिशाएं जो होती है ना, जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे, आपको नहीं पता है कि आपका पूरब किधर है, और प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाई सुरेश को 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चलाइए। तो आप टीचर से थोड़ी ना पूछोगे पूरब किधर है। आप किसी भी साथियों पोजीशन में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो साथियों, आपको ये आरेख खींचना है और बीच में मान लेते हैं कि आप बैठे हुए हैं। आपका जो ठीक ऊपर होगा ना वो आपको उत्तर मानना है हमेशा। आपका जो साथियों ये दाएं तरफ होगा ना ये आपको पूर्व मानना है, और साथियों ये आपको दक्षिण मानना है। और अगर बात करते हैं साथियों इसकी, तो इसको आपको साथियों पश्चिम मानना है। इतनी दिशाएं आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे जो आपका सीधा हाथ होता है ना, सीधा हाथ, ये आपका साथियों दायां हाथ कहलाया जाता है। अगर कहा जाए कि दाएं हाथ पर घुमाइए 5 किलोमीटर, तो आपको सीधे हाथ पर घुमाया जाता है। अगर उल्टे हाथ की बात करें, क्योंकि साथियों कुछ लोग को उल्टे हाथ सीधे हाथ तो पता होता है लेकिन दायां बायां उनको नहीं पता होता है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बतला दी। अब तीसरी बात क्या आपको समझना है, मान लीजिए प्रश्न में आपसे कहा गया कि सुरेश को पश्चिम दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर चलाइए, तो आपको इधर चलाना है, क्योंकि पश्चिम दक्षिण बोला है ना, तो पश्चिम और दक्षिण आपका ये हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए पश्चिम उत्तर की तरफ चलाइए, तो आपको इस तरफ चलाना है साथियों। ये तीसरा पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग साथियों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा गया। पश्चिम को क्या कहा गया? उत्तर पूर्व कहा गया। अच्छा पश्चिम किधर? पश्चिम तो आपका ये है, उत्तर पूर्व आपका ये है। यानी कि जो ये था उसको कितना मोड़ दिया गया है? एक तो 90 डिग्री मोड़ा है एकदम से, और 45 डिग्री मोड़ा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये हो गया है। अब यहां पर दक्षिण कहा गया है, तो दक्षिण को हम क्या कह सकते हैं? दक्षिण आपका ये होता है। अच्छा देखिए इसको एक घड़ी की दिशा में मोड़ा गया है, तो दक्षिण कहा गया ना, इसको भी घड़ी की दिशा में मोड़ेंगे, मतलब 90 प्लस 45 मोड़ा गया ना, तो 90 यहां पर आ जाएगा, 45 आपका ये हो जाएगा। यानी कि दक्षिण को जो हम कहेंगे वो पश्चिम उत्तर कहेंगे। और पश्चिम उत्तर कौन से ऑप्शन में है? पश्चिम उत्तर कह लो या उत्तर पश्चिम कह लो, बात एक ही है। तो जिनका भी आंसर, जिन लोगों ने भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए का चयन किया था, तो बिल्कुल करेक्ट किया था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में अब बहुत महीने नहीं बचे हैं। मुश्किल से साथियों 4-5 महीने बचे होंगे, और 4-5 महीने अगर आप जम के तैयारी कर लेते हैं तो हर हालत में आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाना चाहिए, और हो जाएगा ही। चलिए अगर बात करें साथियों QPRS को TUWV लिखा जाता है, तो JIKL को क्या लिखा जाएगा? लेटर पोजीशनिंग करा लो, जैसे कि Q आपका 17 पर होता है, P 16 पर होता है, R 18 पर होता है, N 19 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें T की, तो ये 20 पर होता है, U 21 पर होता है, W 23 पर होता है, V 22 पर होता है। यहां पर अगर बात करें, देखिए 3 बढ़ाया गया ना, 17 से 20 किया है बिल्कुल। यहां पर कितना बढ़ाया गया? यहां पर 5 बढ़ाया गया है। यहां पर अगर बात करें साथियों कितना बढ़ाया गया है? 5 बढ़ाया गया है। 18 से 23 हुआ है ना, और 19 से साथियों 22 हुआ। यहां पर मुझे कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है, देख लेते हैं क्या हो सकता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखिए ऐसा तो नहीं कि इसको ये बढ़ाया गया है,
तो एक बार फिर से साथियों करा लेते हैं इसकी लेटर पोजीशनिंग। देखिए 17 हो गया, या आपका 16 हो गया, या 18 हो गया, या आपका 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद साथियों टी 20 पर, यू 21 पर, और डब्ल्यू आपका 23 पर, और वी आपका साथियों 22 पर। यहाँ पर एक चीज मुझे नजर आ रही है, ये 17 और 16 लिखा हुआ है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर साथियों एक तरीके से लिख लूँ, 17 है, 16 है, 18 है, और आपका 19 है। अगर बात करें इसमें, देखिए 4 बढ़ाया गया है, 20 हो गया। 17 में भी 4 बढ़ाया 21 हो गया है, 19 में भी 4 बढ़ाया गया, और 18 में भी साथियों 4 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर कुछ कैसे आ जाएगा साथियों, ये होता है आपका क्या है, 9 पर होता है। 9 में जब साथियों 4 बढ़ाएंगे तो 13 आ जाएगा, यानी कि एम आ जाएगा। जे होता है 10 पर, 10 में जब 4 बढ़ाए जाएंगे साथियों कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एम एन कहीं पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। एल 12 पर होता है, 12 में साथियों 4 बढ़ाएंगे, यहाँ पर पी आ जाएगा। तो कुल मिला के पी साथियों यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है कि वो विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो, यानी कि के डी डब्ल्यू है, एम जी टी है, ओ जे क्यू है। तो उसके बाद यहां पर कौन से 3 लेटर आएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम कीजिए, लेटर पोजीशन करा लीजिए साथियों। 11 पर हो जाएगा आपका के, डी पर हो जाएगा साथियों 4, और डब्ल्यू जो होता है इसकी पोजीशन होती है 23, एम होता है आपका 13 पर, जी होता है 7 पर, टी होता है 20 पर, अगर ओ की बात करें तो 15 पर, जे 10 पर, क्यू आपका 17 पर। अब यहां पर देखिए 13 से यहां पर 2 बढ़ाया गया है, 14 से यहां पर कितना हो गया, सॉरी 4 से यहां पर कितना हो गया साथियों, 7 हुआ है। पहले ऐसे कर लीजिए, 11 में 2 बढ़ाया 13 हो गया, 13 में कितना बढ़ाया 2 बढ़ाया गया 15 हो गया, 15 में 2 बढ़ाएंगे साथियों 17 हो जाएगा। तो 17 पर आता है क्यू। अब क्यू कहां पर, एक तो यहां पर है और एक आपका यहां पर है। उसके बाद ये आपका 4 है, 4 में 3 बढ़ाया तो 7 हो गया, 7 में 3 बढ़ाया 10 हो गया, 10 में 3 बढ़ाएंगे तो आपका 13 हो जाएगा, और 13 पर आता है एम। और एम कहां पर है, यानी कि क्यू एम तो साथियों सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, बाकी कुछ चेक ही नहीं करना है क्योंकि क्यू एम आपको मिल गया है, और क्यू एम सिर्फ और सिर्फ साथियों ऑप्शन नंबर डी में है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 6 है, 10 है, 18 है, 34 है। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें कितना बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, यहां पर 8 बढ़ाया गया, यहां पर अगर बात करते हैं ना तो यहां पर साथियों 16 बढ़ाया गया। तो अब यहां पर क्या बढ़ाएंगे बताइए। देखिए 4, 8, 16 मतलब इस नंबर का डबल, ठीक, इस नंबर का डबल, ठीक, इस नंबर का डबल करेंगे तो 32 आ जाएगा। यानी कि 34 और 32 साथियों कितने होते हैं, 6 और साथियों 6, यानी कि 66 क्या कहीं ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले ऑप्शन में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक कूट भाषा में 1, 2, 3 का मतलब है गरम फिल्टर्ड कॉफी, ठीक है। 3, 5, 6 का मतलब है बहुत गर्म दिन, ठीक है। 5, 8, 9 का मतलब है दिन और रात। तो बहुत के लिए साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत के लिए क्या कोड होगा साथियों, बताइए। 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जिसके 1, 2, 3 का कोड है गरम फिल्टर्ड कॉफी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि गरम का कोड क्या होगा, तो गरम का कोड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जरूरी नहीं गरम का कोड 1 हो, फिल्टर्ड का कोड 2 हो, कॉफी का कोड 3 हो, ऐसा नहीं होता है साथियों, ठीक है। कॉफी का कोड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। चलिए तो देखिए अब बहुत, देखिए कहां पर है, क्या बहुत यहां पर है, नहीं है। बहुत यहां पर है साथियों, तो बिल्कुल यहां पर है बहुत। तो मैं कहूंगा साथियों बहुत का कोड इसमें सही तो होगा, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 3 हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत के अलावा और कौन कौन से दिन है साथियों, एक तो आपका बहुत के अलावा गर्म है, और उसके अलावा कौन सा शब्द है साथियों, दिन है। तो सबसे पहले हमें गर्म का कोड निकालना होगा, दिन का कोड निकालना होगा। जब इसमें से गर्म का कोड निकल जाएगा, दिन का कोड निकल जाएगा, तो बहुत का कोड ही तो बचेगा सिर्फ। तो गर्म कहां से निकालेंगे, गर्म का कोड देखिए, गर्म का कोड आपको यहां पर मिलेगा। अब गर्म का कोड यहां पर भी है और गर्म का कोड यहां पर भी है। कौन सा नंबर आपको सेम लग रहा है साथियों, 3 नंबर आपको सेम लग रहा है ना, तो 3 नंबर आपका गर्म का कोड हो जाएगा, और ये आपका कट हो जाएगा। अब और एक और देख लीजिए, देखिए दिन का कोड निकाल लीजिए। दिन का कोड आपको यहां से मिल जाएगा, यानी कि यहां पर और यहां पर एक नंबर सेम होगा, वो दिन का कोड होगा। क्या नंबर सेम है, 5 है, नहीं 5 है, बिल्कुल बिल्कुल 5 है साथियों। तो 5 भी आपका कट हो जाएगा, क्योंकि 5 आपका दिन का कोड हो जाएगा। तो 3 आपका हो गया गरम का कोड, 5 आपका हो गया दिन का कोड, बचा क्या आपका साथियों 6, और 6 हो जाएगा आपका साथियों बहुत का कोड। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहां पर देखिए अगर बात करें ना साथियों कि यहां पर बताया गया है किसी भाषा में PIC, मैं कह सकता हूं पिक विक निक। पिक विक निक का मतलब है शीतकाल ठंडा है,
टू निक रे का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में, ठीक है ना। उसके बाद री थो निक का अर्थ है रातें गर्म है। तो ग्रीष्मकाल के लिए आपको बताना है कौन सा कोड शब्द होगा। जैसे इससे पहले किया था ना प्रश्न, वही सेम है, लगभग सेम है बस, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर बात करें शीतकाल ठंडा है, तो शीतकाल का जरूरी नहीं कोड पिक हो, विक भी हो सकता है, निक भी हो सकता है। अच्छा ग्रीष्मकाल का कोड पूछा गया ना आपसे, ग्रीष्मकाल का कोड, तो ग्रीष्मकाल कहां पर है, ग्रीष्मकाल साथियों यहां पर है। तो अभी सबसे पहले हमें गर्म का कोड निकालना होगा और है का कोड निकालना होगा। क्या साथियों, गर्म का कोड निकालना होगा और है का कोड निकालना होगा। तो गर्म देखिए कि यहां पर लिखा हुआ नहीं, गर्म यहां पर लिखा बिल्कुल, यानी कि इसमें से और इसमें से एक कुछ शब्द सेम होंगे, वो आपके गर्म का कोड होगा। टू निक रे, देखते हैं साथियों टू कहां पर लिखा है, टू तो यहां पर नहीं है, ठीक है। NIC यहां पर है, एन अच्छा यहां पर तो दो चीजें सेम हो रही हैं भाई, यहां पर तो NIC भी सेम हो रही है और RE भी सेम हो रही, तो हम कैसे गर्म का कोड निकालिए। ऐसा करो पहले है का कोड निकाल लो, ठीक है ना। है कहां पर है साथियों, है तो शीतकाल ठंडा है यहां पर है और ग्रीष्मकाल गर्म है यहां पर है। तो है का कोड की अगर बात करें तो पिक पिक नहीं है, VIC भी नहीं है, NIC यानी कि कुल मिला के NIC जो है ना साथियों, NIC आपका है का कोड हो जाएगा और RE आपका साथियों गर्म का कोड हो जाएगा साथियों। तो अगर बात करें ग्रीष्मकाल गर्म है तो ग्रीष्मकाल का कोड इसमें से पूछा जा रहा था, RE हो जाएगा आपका गर्म का कोड और NIC हो जाएगा आपका है का कोड। तो कुल मिला के बचेगा क्या, बचेगा 2 और 2 साथियों ग्रीष्मकाल का कोड हो जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिन लोगों ने भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए का चयन कर दिया है पहले से, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है तथा अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रेरणा एक लड़की है, स्कूल जाती है वो अपने घर से, मान लीजिए उसका घर साथियों यहां पर है, अपने घर से उत्तर की ओर जाती है तो वो उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की तरफ चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है तो उसको हमने बाईं ओर मुड़ा दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है तो उसको साथियों हमने दाईं ओर मुड़ा दिया, ठीक है ना, दाईं ओर मुड़ा दिया। उसके बाद अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर से हमने साथियों उसको बाईं ओर मुड़ा दिया तथा स्कूल पहुंच जाती है। यानी कि अब वो स्कूल पहुंच जाती है, उसका घर ये है, उसका स्कूल ये है, ठीक है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में है, ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है, बताइए। उसका स्कूल जो है ना उसके घर की किस दिशा में है, तो उसके घर की किस दिशा में आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि कहा जाए उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है या उसके घर की किस दिशा में, एक ही बात है। आपको निकालना है कि ये कौन सी साथियों दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है। तो ये अगर बात करें, ये ऊपर वाली होती है साथियों उत्तर और ये वाली होती है आपकी साथियों पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ही तो होगी ये साथियों दिशा। तो उत्तर पश्चिम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर देखिए और साथियों बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनना है आपको जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि यहां पर जो शब्द है ना, अब देखिए ग्रेड क्या लिखा जाए, मतलब ग्रेड में जो लेटर है वो क्या इसमें है, देखते हैं साथियों इसमें है या नहीं है। तो GRE, जी हो गया साथियों, आर हो गया, ई हो गया, उसके बाद ए भी हो गया, उसके बाद टी का टी भी हो गया। तो ये वाला तो बन सकता है, ये आंसर नहीं होगा। जो नहीं बन सकता है वो आंसर होगा। आउट की अगर बात करें, आउट एज की अगर बात करें तो आउट ये हो गया और एज ये हो गया, तो ये भी साथियों बन सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें सूरत यहां पर लिखा हुआ है, तो एस कहां पर है साथियों, एस ये हो गया, यू ये हो गया और आर ए ये हो गया, टी हो गया, ये भी बन सकता है। तो क्या साथियों डी वाला नहीं बन सकता, ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। GREG, तो जी आर कहां पर है, जी ये हो गया, आर ये हो गया, उसके बाद ई आपका ये हो गया। दूसरा वाला जी कहां पर है, यहां पर साथियों एक ही जी है, तो यहां पर लेकिन डबल जी आया है, तो साथियों ये वाला आपका नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अब उसके बाद देखिए साथियों आपके सामने है निष्कर्ष है और कथन है और निष्कर्ष है। आपको कथनों को पढ़ना है, देखना और फिर बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष साथियों गलत है। चलिए
यहां पर कहा गया है कि सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। सभी एशियावासी जो है, मान लेते हैं साथियों ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके एशियावासी हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके साथियों एशियावासी हो जाएंगे। और कहा गया है कि सभी एशियावासी जो है ना वो बुद्धिमान है। ठीक है, सभी एशियावासी ये क्या हो जाएंगे, ये आपके साथियों बुद्धिमान हो जाएंगे। चलिए, ये बुद्धिमान आपके हो गए। उसके बाद कहा गया है कि सभी चीनी एशियावासी हैं, यानी कि एशियावासी के अंतर्गत आएगा साथियों चीनी। क्या कहा गया है कि सभी चीनी जो है वो एशियावासी हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए कि कुछ चीनी बुद्धिमान हैं। देखिए, कुछ चीनी बुद्धिमान कैसे होंगे, सभी चीनी बुद्धिमान है, क्योंकि चीनी जो है ना ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये बुद्धिमान के अंतर्गत आ रहा है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें से एक ही सही होगा। सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। सभी बुद्धिमान चीनी कैसे होते हैं, सभी बुद्धिमान चीनी कैसे हो सकते हैं साथियों, बुद्धिमान तो ये बाहर भी है साथियों, लेकिन चीनी की अगर बात करें सिर्फ इतने हैं, तो इतने सिर्फ बुद्धिमान ही चीनी होंगे। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सभी चीनी बुद्धिमान है, बिल्कुल सभी चीनी जो है वो बुद्धिमान है, क्योंकि चीनी के अंतर्गत, चीनी किसके अंतर्गत है, बुद्धिमान के अंतर्गत है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वाला भी आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, अब मैथ के क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने से गुजरेंगे। तो मैथ का पहला सवाल है कि 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या बताइए कि जो 18 से 21 से 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। सबसे बड़ी, मतलब वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो साथियों अगर बात करें, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 9999 होती है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। अगर बात करें साथियों 18, 21, 24 का एलसीएम हम सबसे पहले देख लेते हैं। 18, 21, 24 का एलसीएम हम सबसे पहले देख लेते हैं। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए ना, और ये जो नंबर उनका सबसे पहले एलसीएम आपको निकालना है, 2 से कट कीजिए 9 आ जाएगा, 21 नहीं कटेगा 21 रहने देंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 9 आ जाएगा, 21 नहीं कट होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसकी अगर बात करें फिर से एक बार साथियों, 9 से कट कर लेते हैं। ठीक है, जो नहीं कटेगा वो ऐसा ही आ जाएगा। अब 3 से कट करेंगे तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। अब 3 से एक बार कट होगा, फिर 7 से कट होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 कम 8 16, 8 तिया 24, और 24 की गुणा करा लो 21 से। 24 की गुणा करा लो साथियों किससे, 24 की गुणा करा लो साथियों 21 से। चलिए, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 48 आ जाएगा, और 4 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि 504 आपके सामने आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ साथियों क्या, कि इनका जो एलसीएम निकलेगा, इनका एलसीएम कितना निकलेगा, 504 निकलेगा। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है। आपसे पूछी क्या जा रही है साथियों। अब हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, अब हमें क्या करना होगा साथियों, हमें करना होगा कि 9999 की, ठीक है, ठीक है, 9099 की इसकी भाग देंगे 504 से, इसको भाग देंगे। ठीक है ना, तो 504 से साथियों जब हम भाग देंगे तो एक दो जाएंगे तो 1000 से ज्यादा हो जाएगा, तो 504 यहां पर साथियों आ जाएगा। ठीक है ना, अब कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 बचेगा, और यहां पर 4 बचेगा। नहीं कट रहा है ना साथियों, तो एक 9 हम और ले लेंगे। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें 504 की गुणा हम किससे कराएं कि इसके नजदीक हम पहुंच जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम इसकी गुणा साथियों 10 से कराते हैं तो ये 5000 से ऊपर पहुंच जाएगा। अगर हम इसकी गुणा 9 से कराएं तो साथियों देखिए कितने पर पहुंचेगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा। ठीक है ना, और आपका 9 पंजे 45 हो जाएगा, तो 4536 आ गया। यहां पर कितना है, 4900। ठीक, 4959 है कुल मिलाकर। तो अगर साथियों बात करें हम लोग यहां पर, तो इसलिए हम ज्यादा भी नहीं करा सकते, 10 से भी नहीं करा सकते, इससे ज्यादा हो जाएगा क्या फायदा। तो 504 नीम साथियों कितने हो जाएंगे, 4536 हो जाएंगे। तो यहां पर जाएगा 3, यहां पर जाएगा 2, यहां पर जाएगा 4। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि देखिए अगर 504 की गुणा 19 से कराएंगे तो वो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी, जो कि 18 से 21 से 24 से साथियों विभाजित होगी। तो अब कुछ नहीं आपको करना है, 504 की गुणा साथियों 19 से आप करवा डालिए। ठीक है, 9 चौक आपके 36 हो जाएंगे, 9 पंजे आपके कितने 45 हो जाएंगे। यहां पर आपका पूरा पूरा 504 आ जाएगा। अगर बात करें 6 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, 5 आ गया, और यहां पर 9 आ गया, यानी कि 9576 कौन से ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन नंबर डी में है। और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाता है। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:5 है, यानी कि अगर लड़के 8 हैं
तो लड़कियां 5 हैं, या कह सकते हैं लड़के अगर 80 हैं तो लड़कियां 50 हैं। जब लड़के 6 चले गए, यानी कि 6 इसमें से लड़के कम हो गए और उसी समय 9 लड़कियां क्लब में शामिल हो गई, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो बनता है वो 14:13 का बनता है। क्लब में शुरू में लड़कियों की संख्या कितनी थी? तो लड़कियों की संख्या तो कितनी थी साथियों? 5 थी, यानी कि 8x इसको कह सकते हैं और इसको 5x कह सकते हैं। तो लड़कियों की संख्या शुरू में कितनी थी? 5x थी, यानी कि 5x की वैल्यू आपको निकालना है। तो x निकल जाएगा तो 5x की वैल्यू भी साथियों निकल जाएगी। बहुत आराम से देखिए, लड़के कितने हैं? 8x हैं और लड़कियां साथियों कितनी हैं? 5x हैं। इसमें से 6 लड़के चले गए, यानी कि 6 लड़के कम कर दिए हमने और उसी समय 9 लड़कियां शामिल हो गई, तो 9 लड़कियां हमने इसमें शामिल कर दी। तो इनका अनुपात जो बनता है वो 14:13 का बनता है। तो 14:13 का इनका अनुपात बनता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब साथियों इसकी गुणा करा लीजिए। 13 की जब 8 से गुणा कराओगे तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, यानी कि 104x बन जाएगा। माइनस 13 की गुणा 6 से कराओगे तो 13 छंग साथियों 78 होते हैं। बराबर करके साथियों 14 की गुणा कराओगे 5 से तो 14 पंजे 70 होते हैं, ठीक है ना। प्लस साथियों 14 की गुणा कराओगे 9 से तो 126 यहां पर साथियों आ जाएगा। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें, देखिए अब 104x लिख लिया, अब ये बराबर के उधर प्लस का है 70x ना, तो इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा 70x बराबर 126 और प्लस 78 हो जाएगा। तो 104x में से 70x जाएगा साथियों, 34x बचेगा, बिल्कुल 34x बचेगा। अगर बात करें 70 प्लस माइनस का है ना, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि अगर टोटल की अगर बात करते हैं, सॉरी 104 में से 70 तो घटा दिया है ना, अब ये 34 आ गया है। अब इसको हमें जोड़ना और कुछ नहीं करना। 6 और 8 कितना हो जाएगा साथियों? 14 हो जाएगा। 14 का 4 हासिल लग जाएगा 1 और 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के 204 यहां पर आ जाएगा और x बराबर अब कितना आ जाएगा? 204 बटे 34 आ जाएगा। ऐसा करो 17 से इसको कट करो, 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आया? 6 आया। तो जब अब साथियों x बराबर कितना आ गया है? 6 आ गया है x बराबर, और यहां पर 5x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 5 गुणा 6 कर दो, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं क्लब में शुरू में लड़कियों की संख्या कितनी थी? 30 थी। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर पूछा जाता क्लब में शुरू में लड़कों की संख्या कितनी थी, तो लड़कों की संख्या तो थी 8x, तो x बराबर 6 है, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 8 गुणा 6 हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। तो जिनका आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9261 हो जाएगी। देखिए ये है एक तरीके से, आपने सूत्र सुना होगा a बराबर p और ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 की पावर t। तो a ये हो जाएगा, p ये हो जाएगा, ठीक है ना। a बराबर p होता है ना, तो a कितना है साथियों? 9261 है, बराबर p कितना है? 8,000 है। चलिए, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है? आर की वैल्यू साथियों 5% है, अपॉन 100 आ जाएगा, और टी आपसे पूछा जा रहा है कि टी साथियों कितना है। देखिए 9261 बटे कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। बराबर अगर बात करते हैं ना साथियों, तो देखिए 5 एकम 5, 5 से कट होगा 20 आ जाएंगे, यानी कि 20 और 1 21, 20 एकम 20, सॉरी 20 1 21 नहीं, 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21 बटे 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो 21 बटे 20 साथियों यहाँ पर आ गया, 21 बटे 20 यहाँ पर आपका आ गया है, और इसके बराबर साथियों क्या है? इसके भाग में क्या है? एक तरीके से इसके पावर में आपके टी है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्या, ये 20 का साथियों कुछ लग रहा है, ये 20 का एक तरीके से क्यूब है और ये 21 का क्यूब है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 21 बटे 20, ठीक है ना, ये क्यूब है एक तरीके, तो क्यूब यहां पर आ जाएगा बराबर 21 बटे 20 की पावर कितनी हो जाएगी? टी हो जाएगी। तो ये सेम कट हो जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा? टी बराबर आपका 3 आ जाएगी, यानी कि 3 वर्ष समय लगेगा। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि एक दुकानदार एक वस्तु को 545 में बेचने की तुलना में 580 में बेचता है, बेचने पर 7% उसको अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बताइए। देखिए 545 में बेचने की तुलना में 580 में बेचता है साथियों,
ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आया है, एक तरीके से बात करें तो 30 और 5 35 का डिफरेंस आया है। यानी कि 35 जो है ना, 35 रुपए ये 7% के बराबर बताए गए हैं। 545 में बेचने की तुलना में 580 में बेचता है तो 7% अधिक प्राप्त होता है। यानी कि 7% की वैल्यू 35 है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 100% की वैल्यू क्या है, तो 7% की वैल्यू 35 है, तो 100% की वैल्यू साथियों क्या होगी, आप लोग देख सकते हैं साथियों क्या होगी, 35/7 गुणा 100 हो जाएगी। तो 7 एकम 7, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा। 5 की गुणा 100 से होगी तो साथियों 500 आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकलेगा जाकर साथियों, 500 निकलेगा। और 500 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने के बजाय, यानी कि पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था, उसकी जगह पे वो 15 उसने स्पीड कर दी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने लगा, तो वह इतने समय में 30 किलोमीटर अधिक चल लेता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी साथियों क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर चाल ये है, ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम इसको समय माने, अगर हम इसको साथियों क्या माने, एक तरीके से समय माने, यानी कि 15 समय लगता था साथियों और 10 समय लगने लगा, तो वो 30 किलोमीटर अधिक तय कर लेता है। ठीक है ना, यानी कि 15t माइनस 10t अगर करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 5t बराबर साथियों कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो t बराबर साथियों कितना आ जाएगा, एक तरीके से 5 छंग आपका 30 आ जाएगा। यानी कि आपका समय जो निकला है वो 6 घंटे का समय आपका निकला है। और वास्तविक दूरी कितनी है, वास्तविक दूरी एक्चुअल में बात करें तो 10t है। तो t बराबर साथियों 6 है, तो 10t बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि 60 किलोमीटर साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 60 किलोमीटर होगी। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कॉपर और जिंक को एक साथ 11:9 के अनुपात में पिघलाया जाता है। पिघला हुआ मिश्रण का वजन कितना है, इसमें 27 किलो जस्ता की खपत हुई है, बताइए। यानी देखिए 11 अनुपात क्या है, 11:9 है। ये आपका क्या है, ये आपका साथियों कॉपर है, और ये आपका क्या है, ये आपका साथियों जिंक है। ठीक है ना, और जस्ते को ही बोलते हैं जिंक, जस्ते को क्या बोलते हैं, जिंक है। इसमें बताया गया है कि 27 किलो जस्ता है। यहां पर तो 9 का रेशियो दे रखा है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं 27 किलो जस्ता है, यानी कि इसकी गुणा साथियों 3 से कराई गई है। तो कॉपर का अगर एक्चुअल में निकालने के लिए भी 3 से गुणा कराएंगे तो 33 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि 33 तो कॉपर हो जाएगा 33 किलो, और जस्ता हो जाएगा आपका 27 किलो। पूछा क्या गया था कि कॉपर और जिंक का अनुपात इतना पिघला हुआ जाता है, पिघला हुआ मिश्रण का वजन क्या होगा, यानी कि इसका वजन और इसका वजन बताइए। 3 और 7 आपका 10 और 6, यानी कि कुल मिला के 60 किलो मिलकर साथियों दोनों का वजन आ जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 2850 रुपए। यदि एक व्यक्ति 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य कितना लिखा है, 2850 लिखा है। इस पर व्यक्ति 20% की छूट देता है तो इसको 80% में बेचता है तो 80/100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 285 की 8 से गुणा करा दो, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा। 8 8 64 आपका 68 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 दूना 16 और आपका कितना हो जाएगा, कुल मिला के 22 हो जाएगा। चलिए, तो मैं कह सकता हूं 2280, यानी कि 20% की छूट देने के बाद जो है ना 2280 आता है, और 2280 में जब वो बेचता है तब भी उसको 20% का लाभ होता है। यानी कि 2280 की वैल्यू 120% हो जाएगी। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जब 120% की वैल्यू 2280 है, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत आराम से निकल जाएगी। 120 गुणा 100 यहां पर आ जाएगा। अगर 20 से गुणा भाग दे तो साथियों 20 पंजे आपका 100 और 20 छंग आपका 120। 6 से कर अगर तो 6 कम 6 12, 6 3 18 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर 6 चंग 36, 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 38 की 5 से साथियों गुणा करा दें तो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार। 8 पंजे आपका 40 आ जाएगा, 5 3 आपका कितना हो जाएगा, 5 3 आपका 15 और 4 आपका 19 हो जाएगी। जो 0 लगा था वो भी 0 लगा लिया हमने यहाँ पर। तो 1900 साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहां पर अगर साथियों बात करें कि एक व्यापारी द्वारा वस्तु को 5.85% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 2.1% की हानि पर अगर बेचा जाता तो उसे 1431 रुपए कम मिल देता। ठीक है ना,
वस्तु का लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, इतने लाभ पर बेचा जा रहा है और इतनी हानि पर अगर बेचा जाता तो दोनों का जो निकलता ना वो 1431 निकलता। यानी कि अब अगर साथियों बात करें इन दोनों को जोड़ लोगे आप और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो बराबर होगा ना वो इसके 1431 के बराबर होगा। यानी कि 5.85 और 2.1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये बीच में पॉइंट भी तो रखा है, बीच में भी साथियों पॉइंट भी तो रखा है, तो पॉइंट हमने यहाँ पर रख लिया, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ साथियों 7.95% की वैल्यू जो है वो 1431 है। तो लागत मूल्य पूछा जा रहा है ना, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 100% की वैल्यू साथियों कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब अगर बात करते हैं ना साथियों, इस पॉइंट को हटाएंगे और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब थोड़ा सा साफ साफ ऐसा करें ना, थोड़ा सा साफ साफ लिख लें, ठीक है ना। नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 795 है, ऊपर 1431 है। चलिए, या तो इसी को एक तरीके से ट्राई एक बार करते देखिए। 5 से अगर कट करें साथियों तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 चला जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 0 0 0 आपका आ जाएगा। अब अगर साथियों बात करें 3 से कट होगा, ये 3 से साथियों ये क्या कट हो पाएगा, हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। इसको कट करो 3 से, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 2 चला जाएगा 23 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगी, फिर 2 चला जाएगा 321 हो जाएगी, 3 7 21 हो जाएगी कुल मिलाकर, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए साथियों 53 और यहाँ पर क्या आ गया, आप थोड़ा सा साफ साफ लिख ले, ऐसा करें, ठीक है। क्या आ गया है, 477 गुणा 2000 आपका आ गया है और नीचे क्या आ गया है, 53 आ गया, 53 आ गया। देखिए अगर इसको 10 से गुणा करेंगे मतलब तो 530 आ जाए, यहाँ पर 477 तो ये 9 से कट होगा साथियों। एक बार देख लो, 53 की गुणा 9 से करा लो, यहाँ पर 7 नीम आपका 27 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 9 तीन आपका 27 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 चला जाएगा, 9 पंजे 45 और 2 47 हो जाएंगे, बिल्कुल 470 470। तो 53 की अगर भाग देंगे साथियों, 53 गुणा करेंगे 9 से तो 53 एकम 53, 53 नीम 477 होता है। अब 9 की गुणा साथियों 2000 से कर दी जाएगी तो 9 दुना आपका 18,000 हो जाएगा। तो 18,000 ऑप्शन में है, बिल्कुल है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका साथियों क्या हो सकता है। कि ए एक काम को 18 दिन में करता है, ठीक है, ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को साथियों 24 दिन में करता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इससे इससे एक तरीके से कट जाए, इसके पहाड़े में भी आए और इसके पहाड़े में भी आए। तो अगर बात करें साथियों क्या इसके पहाड़े में आएगा, 72 आ जाएगा, तो 18 चौक 72 हो जाएगा और 24 तिया 72 हो जाएगा। यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है और टोटल काम कितना है, 72 है। तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो ये 72 काम कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। देखिए टोटल 72 काम है, दोनों मिलकर ये 4 करता है, ये 3 करता है, यानी कि अगर बात करें तो 7 एक दिन का काम इन दोनों का है। तो टोटल काम की अगर बात करें, भाग दे दो साथियों, भाग दो या ना दो, भाग की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा ही आंसर लिखा है। पॉइंट में लिखा होता तो इसको हम भाग करा देते। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 4 + 12 भाग 4 -2 गुणा 3 + 1, इसको आपको सॉल्व कराना है। देखिए सबसे पहले भाग सॉल्व होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 3 आ जाएगा। चलिए तो 4 प्लस आपका 3 आ गया, माइनस अगर बात करें 2 गुणा 3 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस आपका 1 आ जाएगा। 4 और 3 7 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा और 1 जुड़ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 प्लस साथियों 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आपके साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल में 150 वैसे तो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन रीजनिंग और मैथ के मैंने थोड़े थोड़े कम क्वेश्चन लिए। मैथ के साथियों 10 क्वेश्चन लिए और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन लिए, बाकी हिंदी के पूरे क्वेश्चन लिए थे और सामान्य ज्ञान के पूरे क्वेश्चन लिए थे। तो साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताएंगे। और अगर आप साथियों इसी प्रकार की और क्लासेस देखना चाहते हैं, यानी कि पूरे पूरे मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं, तो लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप पूरे पूरे मॉक टेस्ट देख सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क तरीके से। यानी कि एक वीडियो में हिंदी होगी, सामान्य ज्ञान, जीके जीएस यूपी जीके होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी और वो बिल्कुल साथियों रियल पेपर की तरह ही बनाए गए। अगर आप चाहते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी आप अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट को साथियों एकदम साफ कर डालिए, बिल्कुल क्लियर कर डालिए एक तरीके से। जो जो उसमें कंटेंट है वो सब आपके मनोमस्तिष्क में है, तो एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा
कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।